नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर से अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मजारों को लेकर चेतावनी दी है और उन्होंने साफ कहा कि अतिक्रमण को हटा ले, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने कहा कि सरकार चुनाव को देखते हुए धार्मिक तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से लगातार कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद के नाम पर धार्मिक तुष्टीकरण करने का प्रयास चुनाव आते आते करना चाहती है, एक नैरेटिव प्रदेश के अंदर क्रिएट किया जा रहा है एक धर्म और जाति के विरोध में, वो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री की समदृष्टि होनी चाहिए, उसके लिए सभी समान होने चाहिए। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिहर आश्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। संतों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने डाम कोठी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ चार धाम यात्रा और हरिद्वार जिले की अन्य योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों समेत सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यात्रा के लिए पहले से ही सभी तैयारियां कर ली हैं, इसलिए यात्रा शुरू होने से पहले 11 लाख से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। साथ ही कहा कि उत्तराखंड आने वाले किसी भी यात्री को असुविधा ना हो, सरकार इसके लिए प्रतिबंध कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद उन्होंने हरिद्वार जिले में चल रहे विकास कार्यों और उसके साथ ही चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। समीक्षा और उनमें तेजी आए, क्योंकि अप्रैल माह से हमने तय किया है कि राज्य सरकार के स्तर पर, राज्य के स्तर पर सभी जो विकास योजनाएं पूरे वर्ष भर के अंदर धरातल पर उतरनी है और उन सब की लगातार समीक्षा भी होनी है। कितना हम लोगों ने टारगेट लिया है, कितना पूरा किया है, तो उसको लेकर जहां 1 अप्रैल को हमने देहरादून में बैठक करी थी और आज जिले में हूं, तो यहाँ भी चूंकि चार धाम यात्रा भी अभी प्रारंभ होने वाली है और चार धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव हमारा एक हरिद्वार है। यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है, बड़ी संख्या लोगों की आती है और अभी से लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है, तो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से सुनिश्चित हों। आज संयोग से मेरी केवल मुख्यमंत्री से एक औपचारिक भेंट थी। वो हरिद्वार आए, उन्होंने यहाँ आकर आद्य पीठ जो हरिहर आश्रम है उसको उन्होंने प्रणाम किया कि साधु महात्माओं से मिले और केवल आध्यात्मिक चर्चाएं हुई है उनसे, मात्र आध्यात्मिक चर्चाएं, जीवन के उन्नयन उत्थान को लेकर। और इस बात को लेकर हम आत्मविश्वास से भरे तो क्या नहीं कर सकते। एक संयोग से वो एक सभ्य, शिष्ट और शालीन मुख्यमंत्री हैं। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बड़े सजग हैं और प्रदेश के हितों के लिए वो जागरूक हैं। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की विनम्रता, सरलता और उनकी व्यवहार कुशलता से अत्यंत प्रभावित हूं। वहीं उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ऋषिकुल आयुर्वेद विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति द्वारा 9वें वर्षोत्सव में शिरकत की।
कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि समेत पूर्व सैनिक और उनके परिजन मौजूद रहे। पूर्व सैनिकों ने केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का धन्यवाद किया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सैनिक कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के परिवारों के बच्चों ने देशभक्ति के गानों पर अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रुड़की में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रवाना हो गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर है, जहां पर उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी और इस दौरान पूर्व सैनिकों के परिवारों के बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उसको सिंघामी की सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। अभी हमने कुछ ही दिन पूर्व जितने हमारे गारंटी अवार्डीज हैं उनकी पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमारे जो डेकोरेशन पदक हैं उनकी पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ाया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जितने गारंटी अवार्डीज या उनके डिपेंडेंट हैं अब सरकारी बसों में जाएंगे तो उनसे किराए फ्री जाएंगे, कोई किराया नहीं लिया जाएगा। हमने जो हमारे बच्चे आईएमए एनडीए की कोचिंग करना चाहते हैं उनको दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं जो कि गलत है। प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और चाहे जब केंद्र की सरकार हो वो चाहे प्रदेश की सरकार, दोनों ही सरकारें विफल साबित हुई हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मथुरा दत्त जोशी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के जो भी बीजेपी अध्यक्ष हैं उन्होंने जो सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठाए हैं वो गलत है और केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों की बीजेपी सरकारें विफल साबित हुई हैं। देखिए, दर्द तो भारतीय जनता पार्टी को होता है कि सदस्य स्थान में अभी तक कार्रवाई की। बता देना, 8 साल का शासनकाल, 9 साल का केंद्र का शासनकाल है और 6 साल का शासनकाल ये है। आज ही देखिए फिर नकल होगी, नकल विरोधी अध्यादेश ला रहे हैं, फिर नकल होगी आपके सामने। आप देखिए एक पेपर फिर लीक हो गया। सरकार नाम की कोई चीज इस प्रदेश में चल रही है कि नहीं चल रही है? पहले तो भटजी को ये देखें उनकी पार्टी की सरकार चली है किसी और पार्टी की सरकार चल रही है। उनको तो इस प्रदेश के नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से वो नौजवानों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। एक भी परीक्षा आप बता दीजिए जिसमें नकल न हो रही हो, उनके कार्यकाल की बात है। वहीं चारधाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल यात्रा के लिए होटल गेस्ट हाउस में बुकिंग करा चुके यात्रियों के लिए चारधाम यात्रा की बुकिंग के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। पर्यटन विकास परिषद के देहरादून मुख्यालय में चारधाम यात्रियों और यात्रा रूट के होटल संचालकों के लिए 15 लाइन का कॉल सेंटर लगाया जा रहा है। कई यात्री ऐसे भी हैं जिन्होंने चारधाम यात्रा के लिए होटल बुकिंग करवा ली है, लेकिन उन्हें वेब पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं मिल पा रहा है। ऐसे यात्रियों के लिए नया टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिससे अपना पंजीकरण वे करा सकते हैं। चारधाम यात्रा के लिए लगातार इंतजामों में जुटी हुई है उत्तराखंड सरकार और इसके लिए लगातार एक के बाद एक इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि
यात्रियों को सुविधा हो और आने वाले जो भी यात्री हैं चारधाम यात्रा के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वहीं काशीपुर पहुंची गणतंत्र दिवस परेड में अव्वल रही उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को काशीपुर के मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित करने के लिए विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने फ्लैग ऑफ किया। ये झांकी नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रुद्रपुर के लिए प्रस्थान हुई। इस दौरान काशीपुर में जगह जगह लोगों ने मानस खंड झांकी को देखा और इस पल के साझेदार बने। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में विभिन्न राज्यों और भारत सरकार के मंत्रालयों की 27 झांकियों ने शिरकत की थी, जिसमें मानस खंड झांकी को पहला स्थान मिला। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान मिला था और आपको बता दें कि जिसके बाद से उत्तराखंड सरकार अब इस झांकी को पूरे राज्य में घुमा रही है और इसे लोगों को भी दिखाने का काम किया जा रहा है। इसी के सिलसिले में झांकी काशीपुर पहुंची, जहां पर विधायक ने उसे फ्लैग ऑफ किया और लोग इस झांकी के साक्षी बने और इस पल के साझेदार बने। चाहूंगा कि मानस खंड की झांकी आज काशीपुर आई है। यहाँ पे माननीय विधायक जी के द्वारा इसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा और चूंकि आज एग्जाम भी है तो हम ऐसा रूट रख रहे हैं जिससे बच्चों का एग्जाम भी प्रभावित ना हो और शहर के जो मैक्सिमम लोग हैं इसका देख पाए और इसके साथ फोटो सेल्फी भी लें और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। इसलिए हम ये चीमा चौक से पहले जो हमारा MP चौक है वहां से गया स्टेडियम होते हुए हम इसे कुंडे की तरफ निकालेंगे। वहीं लालकुआ पहुंचे कांग्रेस SC विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने सरकार की नीतियों पर निशाना साधा और कहा कि मौजूदा डबल इंजन सरकार जन विरोधी नीतियों के तहत काम कर रही है और इसका खामियाजा देश और प्रदेश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जहांनगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में आलम यह है कि शराब की कीमतों में कटौती की जा रही है, तो वहीं किताबों में बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है, जिससे साफ होता है कि सरकार का ध्यान किस ओर है। गरीब तबके के लोगों के समक्ष अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर अच्छी शिक्षा मुहैया कराना मुसीबत का सबब बन चुका है, जबकि सरकार शराब सस्ती करने पर तुली हुई है, जिससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्य है हमारा इस देश का और इस प्रदेश का, जहां शिक्षा और जो खाने का सामान है, जहां ड्रेस का है, जहां पढ़ाई के लिए, जहां जीवन यापन के लिए और बच्चे पालने के लिए, इस तरीके से इन्होंने राशन सस्ता करना चाहिए था और किताबें सस्ती करनी चाहिए थी और स्वास्थ्य में जहां ये इतने मरीज लोग हैं, जहां स्वास्थ्य के लिए इन्होंने कम करना चाहिए था, लेकिन वहां सरकार सस्ती जो कर रही है तो शराब कर रही है। वहीं ऋषिकेश में वीकेंड के मौके पर उमड़ी लाखों पर्यटकों की भीड़ से लगे जाम का संज्ञान उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने लिया है। DGP अशोक कुमार ने जाम की समस्या पर कुछ हद तक हल निकालने का प्रयास किया है। नया ट्रैफिक प्लान लागू होने के ऋषिकेश, मुनिकेती और लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को निर्देश दिए हैं।
डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक हरिद्वार की ओर से आने वाले पर्यटकों के वाहन नेपाली फॉर्म से भानियावाला रानी पोखरी होते हुए नटराज चौक से तपोवन शिवपुरी की ओर भेजे जाएंगे, जबकि श्रीनगर की ओर से आने वाले ट्रैफिक को गरुड़ चट्टी लक्ष्मण झूला बाईपास बैराज होते हुए चिला मार्ग से हरिद्वार की ओर भेजा जाएगा। ऋषिकेश में लगातार लग रहे जाम को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने संज्ञान लिया है और इसका समाधान निकालने की डीजीपी ने कोशिश की है, जिसके लिए नया ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और डीजीपी ने संबंधित थानों को नए ट्रैफिक प्लान को लागू करने के लिए निर्देशित किया है। बड़े बोटलनेक पॉइंट आइडेंटिफाई करे हैं, शाहपुर फाटक और तपोवन, और एक गरुड़ चट्टी वाला भी बनता जा रहा है, ऐसे बैराज पॉइंट है। ऐसे हम कुछ सारे बोटलनेक पॉइंट आइडेंटिफाई करके इनके सोल्यूशन निकालेंगे। एक दूसरा, हमने ऋषिकेश में फुल कवरेज की आइडिया दिया है। नंबर 3 जो है, वीकेंड पे निर्णय लिया गया है कि जो दिल्ली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है हरिद्वार की तरफ से, उसमें स्टेट की गाड़ियों को छोड़ के उत्तराखंड नंबर की बाकी सभी गाड़ियों को वीकेंड पे जो है भानियावाला होकर आना पड़ेगा। वहीं 3 दिन से लगातार पड़ी छुट्टियों की वजह से वीकेंड पर रविवार को भी शहर के लोगों को जाम से निजात नहीं मिली। नेपाली फॉर्म से मुनिकीरेती तक जाम की वजह से धीमी गति से गाड़ी चलते हुए दिखाई दी। पुलिस चौक चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था को बनाती हुई नजर आई। छुट्टियां मनाने के लिए ऋषिकेश, मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में लाखों पर्यटक पहुंचे थे। वीकेंड पर 3 दिन की छुट्टियां होने से ऋषिकेश में पर्यटकों का एक बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा और लाखों की संख्या में पर्यटक ऋषिकेश पहुंचे, जिसकी वजह से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा गई। पुलिस प्रशासन लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन सड़कों पर गाड़ियां जाम की वजह से रेंगती दिखी और पुलिस कर्मी लगातार ट्रैफिक को दुरुस्त करने में जुटे रहे। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी जमीम ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी अब नेताओं की सोशल मीडिया रेटिंग करने जा रही है। इससे पता चलेगा कि बीजेपी के विधायक और सांसद सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं। वो केंद्र और राज्य सरकार की जनहित से जुड़ी योजनाओं को सोशल मीडिया के जरिए कितना प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी, और इस जिम्मेदारी का मैं मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा और सोशल मीडिया को आगे ले जाऊंगा। अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर हम जो है इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने अपने निजी स्वार्थ के लिए संसद सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। कांग्रेस के लिए एक व्यक्ति देश, संसद और न्यायालय से ऊपर हो गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न्यायालय से अयोग्य करार देने के फैसले के एकदम बाद ही अपील दायर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नाटक रचा। इसका कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। इसके बाद अपील दायर करने गए राहुल गांधी ने देश भर के कांग्रेस नेताओं को एकत्र कर अदालत पर दबाव बनाने का प्रयास किया।
इस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर बड़े नेता है, लेकिन उनकी भाषा में मर्यादा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके लिए तो सिर्फ एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, ना देश बड़ा है, ना पार्टी बड़ी है और ना ही पार्टी का संविधान बड़ा है। देखिए, वो तो उनको तो अब मैं क्या उनकी बात पर टिप्पणी कर सकता हूं, तो बड़े नेता हैं, लेकिन बोलने की भाषा की मर्यादा कम से कम होनी चाहिए अगर व्यक्ति उच्च पद पर बैठता है तो। अनुराग ठाकुर का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता था। उनके पिताजी भी हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, वो केंद्रीय मंत्री है। अब तो वरिष्ठ हो गए, अब तो लौड़े या नौजवान नहीं रहे, अब तो उम्र का भी थोड़ा सा भी अपनी उम्र का भी और अपने पद का भी अगर वो ध्यान रखते तो मैं समझता हूं इस तरीके की बात हमें करते और इस तरीके का बयान देकर वहीं हल्द्वानी के प्रतिष्ठित बैंक्वेट हॉल में 22 वर्षीय युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसओजी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं मामले पर एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि युवती का शव बैंक्वेट हॉल में लगाए गए लोहे के एंगल में लटका हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या प्रतीत हो रहा है और फिर से भी आसपास के लोगों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता लग सकेगा। मुखानी थाना क्षेत्र के एक वेडिंग पॉइंट में एक 24 वर्षीय महिला द्वारा सुसाइड किया गया है, जो अपने परिवार वालों से उस विवाद के कारण वो कल शाम से चली गई थी और उसके जब उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई तो उसकी सर्च की जा रही थी। तो वहां पर जो वेडिंग पॉइंट है वहां पर उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है, लटकी हुई थी दीवार के साथ। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। सीसीटीवी फुटेज में ये बात की पुष्टि हुई है कि अकेली चलते हुए वो जहां पर उसने सुसाइड किया है उस कैमरे की रीच वहां तक है, वो अकेली गई है वहां पर और ये आत्महत्या का मामला है। हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआईवी संक्रमित मिले हैं, जिसमें से एक महिला कैदी भी एचआईवी पॉजिटिव मिली है। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इन सभी कैदियों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेल में एचआईवी संक्रमित कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे और वहीं चिकित्सकों की माने तो एचआईवी संक्रमित मिले अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट हैं। जेल में एक्चुअल में हमारे एआरटी सेंटर से जो टीम है वो महीने में 2 बार नामे जाती है। हमारे काउंसलर चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन चाहते हैं, वहां पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारे एक रूटीन प्रोसेस है। वहाँ जो जिस मरीज को भर्ती होने की जरूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर है तो रेफर करते हैं, उन्हें एडमिट किया जाके एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है जेल के अंदर ही। टीम यहाँ से जाके हमारे पास एआरटी सेंटर है। जितना वो आया है संज्ञान में कि 44 कैदी पॉजिटिव आए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। तो ये कैसे फैलता है? ये हो सकता है कि वो पहले से पॉजिटिव रहे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है, कोई सिरिंज के थ्रू भी फैल सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। अब ये कैदी कब से एडमिट है, क्या है? खबर हरिद्वार से है, जहां वीकेंड पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 3 दिनों तक छुट्टियों के चलते दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसके कारण हाईवे पर कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं ट्रैफिक को कंट्रोल करने और जाम खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस ट्रैफिक वॉलंटियर्स की मदद भी ले रही है। ये वॉलंटियर्स कई चौराहों पर पुलिस के साथ जाम को खुलवाने में मदद कर रहे हैं। उसके बाद हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद 1 महीना हम लोग फील्ड में रहे, फील्ड की ट्रेनिंग हुई। और उसके बाद जब भी ये मेला और इस तरह के ओकेजन होते हैं, वीकेंड्स होते हैं, तो हम लोगों को ड्यूटी पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और हम लोग आके अपना ट्रैफिक पुलिस के साथ यातायात को सुचारू करने में सहायता करते हैं। 2 प्लाटून एसी लगा रखी है, लोकल फोर्स लगा हुआ है, सारे इंस्पेक्टर हाईवे पे लगे हुए हैं। और दबाव आप जैसे देख रहे हैं
3 दिन की छुट्टी होने के कारण कल बहुत दबाव था। मोड़ से दिल्ली से जो ट्रैफिक देहरादून जा रहा था वो भी डाइवर्ट किया गया था, उसके कारण भी काफी ट्रैफिक था। अधिकांश काफी लोग दिल्ली से वीकेंड पर पर्वतों में जा रहे हैं, इसी कारण थोड़ा ट्रैफिक का दबाव है। आज सभी हमारे पास कम से कम 10-12 लोग हैं जो स्पेशल से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं मजराशिला में एक स्कॉर्पियो और बाइक की भिड़ंत से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर परिजनों ने मृतक सत्येंद्र के शव को थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया और कहा कि सत्येंद्र की मौत दुर्घटना नहीं है बल्कि जानबूझकर टक्कर मारकर इसे दुर्घटना का रूप दिया गया। लेकिन पुलिस इस घटना को हल्के में ले रही है, जिस पर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं परिजनों का यह भी कहना है कि स्कॉर्पियो चालक ने 1 सप्ताह पहले बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर मृतक सत्येंद्र को देख लेने की धमकी दी थी। उसके बाद कल रात को एक्सीडेंट कर सत्येंद्र कुमार की हत्या की गई है। पुलिस ने क्षेत्राधिकारी ने कहा कि वाहन चालक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच के लिए जांच जारी है। कहते हैं क्योंकि दोपहर में जब आया गया था ना, 2 लोग आए थे हमारे गांव से, फिर ऐसे हमने सीधे टाल दिया था कि अभी दरोगा जी नहीं है, सिर्फ टालने के मतलब से। अगर वो फोन करते कौन से दरोगा जी नहीं आएंगे, अगर ऐसा फोन करेंगे तो सिर्फ टालने का था। और रात को हमने खुद देखा कि उसे चेंबर में बैठा के कुर्सी में बैठाया गया था। कोई भी आरोपित है, अगर उसने जानबूझ के एक्सीडेंट किया है, एक्सीडेंट किया मर्डर है, क्योंकि हमने सीसीटीवी में देखा है। वो एक बार गया है, जब देखा है कि बंदा बाइक जगह वो वापस आया है, इसका मतलब क्या होता है। 8 बजे के लगभग ये मजराशिला के आसपास जो है ये घटना घटी हुई थी, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी और ये मोटरसाइकिल के बीच में जो है टक्कर हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार जो व्यक्ति था उसको जो है चोट आई थी, जिसको जो है सरकारी हॉस्पिटल यहाँ से भिजवाया गया, जो के माध्यम से उसकी डेथ हो गई है। उसके पोस्टमार्टम पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। आज इनके परिजनों का ये कहना है, जिन्होंने जो थाने के आगे जो डेड बॉडी को रखा, इनके परिजनों का कहना ये है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, क्या है। ये है कि भाई हमारा बिजली विभाग में संविधान में कार्यरत था। मार्च के महीने में क्लोजिंग का टाइम चल रहा था। वो जिसने एक्सीडेंट किया हुआ है उसके वहां वो रिकवरी पे गया होता, उसका बिजली का बिल बकाया था। बिजली का बिल जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने जमा नहीं किया और इसको धमकाया। तो यही घटना का रंजिश लेके उसने एक्सीडेंट किया हुआ है। ये बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant innovation, the group